नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और ये है बीटी बाजार, एक ऐसा शो जहां पर हम बजट का एनालिसिस करेंगे। और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान अब जुड़ चुके हैं। उदिन मुखर्जी हमारे साथ, ग्लोबल बिजनेस एडिटर, इंडिया टुडे ग्रुप से। स्वागत है आपका। तो कल हमने बातचीत की थी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस की। तो सबसे पहला सवाल, बजट पर किस तरीके से उम्मीदें जो आपकी थी, क्या वो पूरी हुई या आपकी उम्मीद से भी बेहतर बजट आया? बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसे बाहुबली बजट बोल रहे हैं, कुछ धमाकेदार दिवाली बजट बोल रहे हैं। आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, मेरे जो एक्सपेक्टेशंस थे साक्षी, जिसके जिक्र हमने कल किए थे, मेरे ख्याल से वो सारे एक्सपेक्टेशंस मैच किए बजट। क्योंकि हमने तीन मुद्दे पे बात किए थे प्राइमरीली। एक था कि स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन्स टैक्स एक्विटीज़ पे बढ़ने का एक आशंका था, लेकिन वो आया नहीं, तो उससे एक बहुत बड़ा रिलीफ आया है स्टॉक मार्केट में। दूसरा है जो फिस्कल डेफिसिट की बात हमने की थी कि 6.4% से वो 5.9% हो गया है। आपने कहा था कि ये उतना ही होना चाहिए। तो पहला एक कदम लिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 3 साल में इस नंबर को 4.5% करने के लिए। तो वो जर्नी शुरू हो गया है फिस्कल कंसोलिडेशन का, जो मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अहम है। और तीसरी बात है जो कैपेक्स फोकस के हमने बात किया था कि इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए पिछले साल 7.5 लाख करोड़ का एक आउटले हुआ था, और कितना बढ़ सकता है? मैंने कहा 9 लाख करोड़, हाँ, लेकिन उससे बेहतर 10 लाख करोड़ का एक आंकड़ा आ गया। तो ये तीनों मुद्दे पे मेरे ख्याल से ये बजट पास है। लेकिन और एक एक्स्ट्रा एडिशनल जो मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था, वो है कि मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा टैक्स बूस्ट होगा जी। इस पे हम चर्चा कर सकते हैं कि कितना बूस्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ तो आया है वहाँ पे भी। तो ये सारे चीज़ देखते हुए मुझे लगता है ये क्रेडिबल बजट है और एक सॉलिड बजट है। तो कितना अभी रेट करेंगे आप बजट को आउट ऑफ 10? देखिए, मैं 7.5 दूंगा 10 पे बजट को, क्योंकि 8 भी दे सकते थे ये बजट को, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट पे बहुत एक छोटा सा आंकड़ा आया है, और वो भी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अचीव नहीं कर पाएगा वो 60,000 करोड़ का जो नंबर आया है। क्योंकि इस साल का एग्जाम्पल देखते हुए मुझे लगता है कि वहाँ पे भी एक शॉर्टफॉल हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट और थोड़ा डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश कर सकते थे, तो मेरे ख्याल से फिस्कल डेफिसिट को और भी हम कम कर सकते थे, या हम मिडिल क्लास को और थोड़ा टैक्स ब्रेक दे सकते थे, जिसके कारण थोड़ा कंजम्पशन भी बढ़ता था। लेकिन वो पैसा नहीं आया गवर्नमेंट के पास, और मेरे ख्याल से अगले साल पे भी आएगा नहीं। उसीलिए मैं 7.5 बोल रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ ये बजट को हम 8 भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरे देखा हुआ पिछले 3-4 साल में ये सबसे अच्छा बजट है। पिछले 3-4 साल में? पिछले 3-4 साल में इससे अच्छा बजट आया नहीं है, क्योंकि ये बजट देखिए और थोड़ा पॉपुलिस्ट हो सकता था। 1 साल बाकी है इलेक्शन में। फाइनेंस मिनिस्टर ये भी कह सकता था कि पिछले 2 साल में मैंने काफ़ी पैसा इन्वेस्टमेंट्स में डाला है, इस बार मैं इसको कंजम्पशन में घुमा देता हूँ, और मैं NREGA और जो सोशल स्कीम से उसमें ज़्यादा पैसा डालता हूँ। लेकिन ये गवर्नमेंट ने किया नहीं है। ये मेरे ख्याल से एक कमेंडेबल चीज़ है कि इलेक्शन को देखते हुए भी वो अपने इन्वेस्टमेंट से फोकस हटाए नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस मुद्दे पे इस बजट को थोड़ा हाईली रेट करना चाहिए। और भी 1-2 अच्छे चीज़ है और 1-2 छोटे मोटे बुरे चीज़ भी है, जैसे इंश्योरेंस पे टैक्स आया है जो मार्केट को पसंद नहीं आया है। लेकिन सब कुछ देखते हुए मैं कहूँगा कि आज का जो क्लोजिंग निफ्टी और सेंसेक्स दिखा रहा है उससे अच्छा है बजट, क्योंकि निफ्टी का रिएक्शन फाइनली अदानी ग्रुप स्टॉक्स के न्यूज़ के बाद एकदम घूम गया। लेकिन जो आज शाम को घर आके बजट देख रहा है और स्टॉक मार्केट देख रहा है, उनको ना लगे कि निफ्टी का रिएक्शन बजट पे हुआ है। ये बजट जैसे हुआ है, मेरे ख्याल से अगर अदानी ग्रुप का न्यूज़ नहीं आता तो 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी वाला बजट था, लेकिन फाइनली 40 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी हो गया। तो मेरे ख्याल से ये फाइनेंस मिनिस्टर के लिए थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। जी, इस अदानी ग्रुप के ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन बजट के ऊपर ही मैं बात करूं तो क्या आपके लिए सरप्राइजिंग था कि सरचार्ज को घटाया गया है? क्योंकि बहुत रेयर होता है ऐसा जब सुपर रिच के लिए टैक्सेस को कम किया जाए। क्या आपने अपने हिस्ट्री में ऐसा कभी देखा है कि इसको कम किया जाए? नहीं, ये इसमें एक कारण है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी जब विदेश जाते हैं उनको एक फीडबैक मिलता है कि इंडिया का जो 42.3% सबसे अमीरों के लिए टैक्स था, ये बहुत ज़्यादा है। दूसरे नेशन में भी टैक्स ज़्यादा होता है, लेकिन 40% से ऊपर नहीं जाता है। ये फीडबैक बोथ प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर विदेश से लेके वापस आए हैं। तो उनको लगा था कि अगर सरचार्ज कम करके हम इसको 40 के नीचे ला सकते हैं तो ऑप्टिकली अच्छा दिखेगा कि इंडिया अपने सुपर रिच को बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि जैसे एक माहौल में मिडिल क्लास को उतना टैक्स ब्रेक्स नहीं दिया जा रहा है, तब ऐसे माहौल में क्यों सुपर रिच को इतना बड़ा टैक्स ब्रेक दिया जाएगा 3% का। तो ये बात भी सही है, लेकिन इसका कारण कुछ और था, जैसे मैंने जिक्र किया।
तो अभी ये जो एनोमली था आप बोल सकते हो वो सब ठीक हो गया, अभी 39% टैक्स हो गया, इसके नीचे मेरे ख्याल से ये टैक्स नहीं जाएगा। लेकिन मिडिल क्लास के लिए क्या आपको लगता है उनको खुश होना चाहिए जो उनको टैक्स ब्रेक्स मिले हैं न्यू टैक्स रेजिम के लिए? इसके पीछे का कारण क्या है? क्या नए टैक्स रेजिम को पॉपुलर करने का एम है सरकार का, उनको खुश होना चाहिए, या फिर अभी भी आपको लगता है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में ही ज़्यादातर लोग अभी कंफर्टेबल रहेंगे, ये सिर्फ एक मिराज है? कंफर्टेबल रहने की बात नहीं है, ओल्ड टैक्स रेजिम में काफ़ी ब्रेक्स मिलते हैं लोगों को, कि किसी ने एक हाउसिंग लोन ले लिया उसका एक टैक्स शील्ड मिल गया, किसी ने इंश्योरेंस खरीद लिया उसका एक टैक्स ब्रेक मिल गया। जो ये सब लेके बैठे हुए हैं उनके लिए न्यू टैक्स रेजिम में शिफ्ट करना मुश्किल है, क्योंकि हाउसिंग लोन कोई 1 साल 2 साल के लिए लेता नहीं है। जो एक 15 साल का हाउसिंग लोन लेके लॉक्ड हुए हैं उस पर टैक्स ब्रेक्स मिल रहे हैं, वो उसको छोड़ के 10,000 रुपये, 12,000, 15,000 रुपये न्यू रेजिम में टैक्स ब्रेक मिलने के लिए वो छोड़ के नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से हम काफ़ी टैक्स एक्सपर्ट से भी आज चर्चा की है इसके बारे में, उनका सारे कहना है कि 5-6 लोगों में से एक आएगा शायद आपका न्यू टैक्स रेजिम में। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था कि इसके चलते हुए 35,000 करोड़ को एक कंजम्पशन बूस्ट इकोनॉमी को मिलने वाला है जैसे, लेकिन ये शायद सच नहीं है। मेरे हिसाब से 6-7 हज़ार करोड़ से ज़्यादा टैक्स कंजम्पशन बूस्ट नहीं मिलेगा इकोनॉमी को, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी भी ओल्ड टैक्स रेजिम में रुके रहेंगे। आपने देखा होगा पिछले साल का एग्जाम्पल भी वही है कि पिछले साल भी फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी कोशिश की थी ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम में लोगों को हटाने के लिए, लेकिन लोग आए नहीं हैं। इसमें थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है कुछ टैक्स स्लैब्स में, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं। बिल्कुल। साथ ही आपने जैसे कहा कि इस टैक्स ब्रेक के चलते भी और जो मेजर्स लिए हैं सरकार ने इस बजट में, काफ़ी लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, कंजम्पशन बूस्ट होगा, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए कितना नीडल मूव होगा ग्रोथ की तरफ? नहीं, ये बहुत छोटा आंकड़ा है। मेरे ख्याल से इसमें से बहुत ज़्यादा कंजम्पशन बूस्ट मिलने वाला नहीं है। हम हेडलाइन नंबर्स देखते हैं कि इतना 1,000 करोड़, लेकिन एक्चुअली उतना ज़्यादा कंजम्पशन बूस्ट नहीं मिल रहा है। जितना हुआ है वो अच्छा है, हम ये नहीं कह रहे कि ये नेगेटिव है, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि मिडिल क्लास को जैसे पिछले बजट में कुछ नहीं मिला था, इस बार थोड़ा कुछ मिला है, तो ऑन द मार्जिन इसको हम पॉजिटिव ही मानेंगे। लेकिन जितना पॉजिटिव फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था उतना पॉजिटिव नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस बजट को बैलेंस में देखें तो अभी भी फोकस इन्वेस्टमेंट्स पे ही रहा है। 7.5 लाख से 10 लाख करोड़, एक 2.5 लाख करोड़ का बहुत बड़ा इंक्रीज है। तो इन्वेस्टमेंट फोकस एकदम बरकरार है, कंजम्पशन को थोड़ा सा रिलीफ मिला है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन प्राइवेट कैपेक्स अभी भी जो नहीं आया है, क्या वो आ पाएगा इस बजट के बाद? कुछ इंसेंटिव्स हैं? मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ग्लोबली काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ है, अभी इंटरेस्ट रेट्स भी हाई है। मेरे ख्याल से एक और साल मुश्किल है, शायद हमें 1 साल रुकना पड़ेगा प्राइवेट कैपेक्स को, फुल फ्लेजेड प्राइवेट कैपेक्स देखने के लिए। कंपनीज अभी भी एक अनसर्टन फेज़ में है, क्योंकि उनका डिमांड अभी भी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे पहुंचा नहीं है। उनको ग्लोबल सिचुएशन देख के, लोकल जो डिमांड स्लो डाउन आ रहा है उसको देख के उनको लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा कैपेक्स कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़ना उचित नहीं है। अभी गवर्नमेंट जितना भी कर ले, कैपेक्स बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं कहूँगा जितना गवर्नमेंट कर रहा है वो अच्छा है, और वो हमें चाहिए भी इस डिफ़िकल्ट ईयर में। स्टेट्स को देखना पड़ेगा स्टेट कैपेक्स कितना करता है, क्योंकि ये जो 10 लाख करोड़ का आंकड़ा है इसमें 1.3 लाख करोड़ स्टेट लोन्स हैं, वो कितना यूटिलाइज्ड होगा और इम्प्लीमेंटेड होगा उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये क्रिटिसिज्म नहीं है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं। उन्होंने एक एनेबलिंग 2.5 लाख करोड़ का प्रोविजन रखा है, अभी इम्प्लीमेंटेशन पे है, देखते हैं क्या होगा। जी, एक तरफ कंजम्पशन तो बढ़ जाएगी, लेकिन क्या उससे खतरा ये भी होगा कि ऑलरेडी हाई इन्फ्लेशन है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है आगे जाते हुए? है, लेकिन कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ रहा है। इस जैसे मैंने कहा कि 7-8 हज़ार करोड़ का ही होगा, उससे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने का खतरा नहीं है। उससे ज़्यादा खतरा है कि अगर चाइना में बहुत ज़्यादा रिकवरी आया और कमोडिटीज़ की भाव बढ़ गए तो इन्फ्लेशन पे प्रेशर हो सकता है। इन्फ्लेशन की मुद्दे पे हम ये भी कहेंगे कि फिस्कल डेफिसिट जो नीचे आ रहा है वो भी एक हेल्पफुल मामला है इन्फ्लेशन के लिए। तो मेरे ख्याल से इस साल इन्फ्लेशन शायद होपफुली उतना ज़्यादा नहीं होगा जो पिछले साल में था। ये अभी भी नॉन इशू नहीं बन गया है, थ्रेट है, रिस्क है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि इस साल उतना ख़राब सिचुएशन नहीं होगा इन्फ्लेशन में। इंडिया में, बाहर का हम नहीं कह सकते, बाहर का इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया में 4 से 5% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए इस साल। जी, जो ये एडिशनल पैसा लोगों के हाथ में आएगा, इसमें से कितना स्टॉक मार्केट्स में आएगा? देखिए, स्टॉक मार्केट में मूड थोड़ा ख़राब है अभी। ये साल का शुरुआत अच्छा नहीं हुआ है। जनवरी के महीने आप देख लीजिए, स्टॉक मार्केट आज का परफॉर्मेंस लेके शायद 5% नीचे है, 4-5% नीचे है। दूसरे जो
हमारे कंपीटिंग मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट है एशिया में, वो सब 7-8% ऊपर है। तो इंडिया का साल का शुरुआत अच्छा नहीं है। पिछले साल भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है, पोर्टफोलियो ज़्यादातर के नीचे है जी। तो एक साल खराब रहा है और एक साल का शुरुआत अच्छा नहीं है, तो लोग थोड़ा घबराहट तो लोगों में है। और ये जो अदानी एपिसोड चल रहा है उसको देखते हुए और थोड़ा अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन है मार्केट में जी। सो उम्मीद है कि स्टॉक मार्केट से लोग वापस चले नहीं जाएंगे। कितना नया पैसा आएगा हम देखते हैं, लेकिन जितना पैसा आया है पिछले 2 साल में जी, वो मार्केट छोड़ के जाना शुरू न कर दे, क्योंकि फिर एक मार्केट में प्राइस का प्रॉब्लम होगा। क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो विदेशी निवेशक है वो अभी इंडिया में निवेश नहीं कर रहे हैं। घरेलू निवेशक मार्केट को पकड़ के रखा है। अगर वो घबरा जाते हैं तो ये मार्केट में एक प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल, आपने जैसे अदानी ग्रुप स्टॉक्स की बात की, हमने कल भी बात की थी कि ये कहीं बहुत बड़ा इवेंट तो नहीं हो जाएगा, ब्लैक स्वॉन इवेंट, ये बहुत स्नोबॉल तो नहीं हो जाएगा। आज के सेशन में बजट में इतनी अच्छी खुशखबरी आई, 1000 पॉइंट की हमने रैली देखी, लेकिन अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में जैसे ही एक रिपोर्ट आई क्रेडिट स्विस की, उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट हमने देखी है, 30% तक के स्टॉक्स गिरे हैं। तो क्या एक अदानी ग्रुप का एक इवेंट बजट के इतने सारे पॉइंट्स जो अच्छे आए हैं उसको ओवरशैडो करता हुआ नजर आया, तो इससे क्या हम समझ सकते हैं? देखिए, ये कोई मामूली ग्रुप नहीं है, इसमें बहुत लाख करोड़ की मामला है। ये छोटा स्टॉक मार्केट का ग्रुप नहीं है, और इसका एक्सपोजर जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में है और ग्लोबली जितना लोन्स लेके रखा है, ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। हम ये नहीं कह सकते एट दिस पॉइंट कि ये एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है, ये अपने लोन्स को वापस नहीं दे पाएंगे, ये कहना गलत होगा। लेकिन पैनिक शुरू हो गया है अभी। आज आपने जैसे बताया कि इतने बड़े बड़े स्टॉक जब 25-30% एक ट्रेडिंग सेशन में गिर जाता है, जो पिछले 3 दिन इतने गिरने के बाद और अपना पब्लिक इशू सक्सेसफुली क्लोज करने के बाद, तब लोगों में काफ़ी घबराहट पैदा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आज का प्राइस एक्शन देख के मुझे लगा कि इस ग्रुप में थोड़ा सा पैनिक शामिल हो रहा है। पैनिक कहाँ ख़त्म होगा ये बताना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये देख के जिसके पास अदानी शेयर्स है भी नहीं, वो भी घबरा जाते हैं कि मेरे पास अदानी नहीं है, मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ कि 25% एक स्टॉक डाउन है, और जब वो 25% गिरा है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 10% गिरा दिया। ये देख के लोग घबरा जाते हैं। तो सेंटिमेंट को बहुत बड़ा चोट पहुंचा है अदानी एपिसोड से, इस बारे में कोई दौरा नहीं है। अभी अगले कुछ दिनों में देखते हैं, मेरे ख्याल से क्लैरिफिकेशन से मामला नहीं होगा, क्योंकि क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी ग्रुप से आ चुका है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो अभी देखते हैं कि सिचुएशन का एवोल्यूशन कैसे होता है, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है आज शाम को यूएस फेडरल रिजर्व क्या कहता है। बिल्कुल। अगर उसमें न्यूज़ अच्छा आ जाता है, मेरे ख्याल से मार्केट संभल जाएगा, क्योंकि फिर ग्लोबली एक रैली हो सकता है। अपना बजट भी उतना ख़राब नहीं है, बजट और एफओएमसी न्यूज़ अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं, और ऑलरेडी आज काफ़ी गिरावट आ चुका है अदानी ग्रुप्स में, तो मेरे ख्याल से मार्केट स्टेबलाइज कर जाएगा कल। अगर फेड का न्यूज़ ख़राब आता है और अदानी का स्टॉक्स कंटिन्यूसली गिरता रहा, तो मेरे ख्याल से ये मार्केट को सहना मुश्किल हो जाएगा और स्टॉक मार्केट ओवरऑल गिर सकता है। और ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे, कुछ और फाइन प्रिंट में जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, या फिर कुछ आपको लगता है जो मिस हो गया इस बार बजट में, और डेफिनेटली इंटरिम बजट में उसको शामिल करना चाहिए प्री इलेक्शन, और ख़ास तौर पर अब इन्वेस्टर्स को कौन से सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए ख़ास तौर पर इस बजट के बाद? देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए फोकस बजट में नहीं था। इंश्योरेंस पे एक चोट आया है, तो वो देखना पड़ेगा फाइन प्रिंट ठीक से कि कितना बड़ा डैमेज इंश्योरेंस सेक्टर को हुआ है ये टैक्सेशन के चलते हुए। मैं कहूँगा कि कैपेक्स पे जो फोकस आया है, लॉन्ग टर्म इसमें रोड्स और रेलवे स्टॉक्स पे थोड़ा सा पॉजिटिव असर हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा कारण है सिर्फ ये स्टॉक्स खरीदने के लिए। लेकिन ओवरऑल मैं मानूंगा कि इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड स्टॉक्स के लिए ये बजट पॉजिटिव है। अभी इंडिविजुअल स्टॉक्स देख सकते हैं आप, आईटीसी में 16% बढ़ा है, वो एक्सपेक्टेशन से कम है, बढ़ा है। तो अब मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं घुसना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि 1-2 दिन में ये बजट इन्वेस्टर्स भूल जाएंगे, क्योंकि ये अच्छा बजट है, लेकिन स्पेसिफिकली क्या ये कंपनी की अर्निंग्स, मुनाफा को बढ़ा देगा, मुझे लगता नहीं है। ओवरऑल एक मैक्रो ये अच्छा बजट है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट थोड़ा कम हुआ है, कैपेक्स पे थोड़ा फोकस है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा बजट का मैक्रो हेडलाइन अच्छा है, माइक्रो लेवल पे उतना ज़्यादा असर कंपनी के मुनाफे पे नहीं पड़ेगा। और मार्केट ऑलरेडी आप देख रहे थे आज दोपहर को बजट को पीछे रख के दूसरे इवेंट्स पे फोकस कर रहा है, और ये हफ्ता जैसे चलेगा मैं कहूँगा ग्लोबल
और ये कॉर्पोरेट डेवलपमेंट जो हो रहा है उस पे मार्केट पे फोकस ज़्यादा होगा और मार्केट बजट को छोड़ के पीछे चला जाएगा। जॉब्स वापस आएंगी? मुश्किल है साक्षी, क्योंकि थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस तो है, लेकिन जो लार्ज स्केल जॉब जो लोअर एंड मैन्युफैक्चरिंग से आ सकता है, जो हमारे नेबर्स वियतनाम और बांग्लादेश बहुत सक्सेसफुली कर रहा है, वैसे कोई स्कीम्स हमने बजट में अभी तक देखा नहीं है जी। तो स्लो प्रोग्रेशन है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम पूरी तरह से रिजॉल्व करने के लिए ये बजट नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया उदयन जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और तमाम इनसाइट्स हमारे सभी दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो बजट पेश हो चुका है, अमृतकाल का पहला बजट। ये ड्रीम बजट है या नहीं ये तो अभी थोड़े टाइम में पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं जो हमें नजर आए हैं। लगातार बजट के एनालिसिस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ बिजनेस टुडे टीवी पर।